अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आवाज क्लियर आ रही है बेटा मेरी? ठीक है। हाँ, you will definitely get a break, don't worry. And I will let you know probably एक आध क्लास में वेंसडे वाले दिन भी रखूंगा आप लोगों की। तो उसमें आई टेल यू कि आप इसी तरह के क्वेश्चंस के सेशन उसमें स्टेशनरी बेस वगैरह देखेंगे। फिजिकल क्लासेस अपनी जगह पे है, ये मुझे असल में कुछ क्वेश्चंस करवाने थे, उसके लिए एक एक्स्ट्रा रखिए बेटा लोगों के लिए। चलो भाई, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा भाई, वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ May June 2009 पेपर 21। ठीक है। And I sent you a PDF regarding all the questions that I'm going to solve today. तो हम शुरू करते हैं। The question says two sources S1 and S2 of sound are situated 80 centimeters apart in air, as shown in figure 5.1. The frequency of vibration can be varied. Two sources always vibrate in phase, but different amplitudes of vibration. ठीक है भाई। A microphone M is connected at a distance of 100 centimeters from S1 along a line that is normal to S1 and S2. ठीक है। As the frequency of S1 and S2 is gradually increased, the microphone detects maximas and minimas of intensity of sound. So we all know what maximas and minimas actually mean. No? Maximas refer to your regions of constructive interference and minimas refer to the regions of destructive interference. एक जगह पे वेव ऐड हो रही होगी, एक जगह पे सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, एक जगह पे वेव आपस में इन फेज होंगी, एक जगह आउट ऑफ फेज। तो तमाम बातें आपके जहन में रिकॉल होनी चाहिए। There are two conditions that must be satisfied for the intensity of sound at M to be zero. मतलब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है और कह रहा है इंटेंसिटी जीरो हो जाए। जीरो इंटेंसिटी, इन अदर वर्ड्स जीरो एम्पलीट्यूड भी। तो देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो तभी होता है जब आपके पास कह लो कि एक तरह से प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, और उसके लिए वेव्स को आउट ऑफ फेज होना जरूरी है। उसके लिए वेव्स को आउट ऑफ फेज होना जरूरी है, नंबर वन। नेक्स्ट, उसके लिए वेव्स को जिस पॉइंट पे मिल रही है वहां पे पाथ डिफरेंस अगर आप देखें तो 0.5 में होना जरूरी है। 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। और उन इंटरफेयरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल होना जरूरी है, तभी तो वो सब्ट्रैक्ट होकर एक दूसरे को जीरो कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे अगर हम इसके आंसर्स को कोट करें, एक बात हम ये लिख सकते हैं कि भाई waves must have the same amplitude at the point of interference, या at M कह लो उसको, and you can say waves must be out of phase, that is phase difference equals to 180 degrees, या आप चाहे तो पाई रेडियस कह सकते हैं, at the point of interference। यानी आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या शुड आई से कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लिखनी थी। आप पार्ट डिफरेंस वाला भी लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई पार्ट डिफरेंस equals n lambda and n should be equals to 0.5, 1.5, 2.5, so on and so forth। अब इस तरह से भी इसको कोट करने का काम कर सकते। मैंने बहरहाल दो कंडीशंस लिख दी, तो इट बेसिकली मीन द सेम। इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया था इस पार्ट बी की वजह से।
इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया था खास तौर पे पॉइंट बी की वजह से। पॉइंट बी क्या चीज है? वो कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अराउंड 330 मीटर्स पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम S1 and S2 is increased. Determine the number of minima that will be detected at M as the frequency is increased from 1 kilohertz to 4 kilohertz. 1 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज तक अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो कितनी मर्तबा आपको वहां पे मिनिमम। अच्छा भाई, अब देखिए सवाल का जवाब देखने के लिए, क्योंकि हम मिनिमा की बात कर रहे हैं और हमें पता है मिनिमा की कंडीशंस क्या होती हैं। जैसे एक मैंने लिख दी थी कि भाई दे शुड हैव द सेम एम्पलीट्यूड, जिसका मतलब ये निकल रहा था कि जहां पे ये वेव्स आके मिलेंगी वहां पे उनके एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए, ताकि एक का डिस्प्लेसमेंट अगर -2 है अगले का उस वक्त +2 हो और रिजल्ट 0 आ रहा हो। दूसरा मैंने आपको फेज डिफरेंस वाली बात बता दी थी। तीसरा पार्ट डिफरेंस भी था कि देखें S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव, इन दोनों का पाथ डिफरेंस 0.5 ऑफ द वेवलेंथ में होना चाहिए। इन दोनों का पार्ट डिफरेंस अगर मैं अप्लाई करूं, पार्ट डिफरेंस इक्वल एन लेमडा, तो एन की वैल्यू 0.5 में आनी चाहिए। अब उसने बोला भाई हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, बताओ इस जगह पे कितनी मर्तबा हमको मिनिमा मिले। अच्छा भाई, कितनी मर्तबा मिनिमा मिले देखते हैं। हमें टेस्ट करने का तरीका पता है, पार्ट डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा। तो मैंने बोला पहले ये तो निकालता हूँ पार्ट डिफरेंस कितना है, क्योंकि आई नो कि S1 से वहां तक का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर और आई डोंट नो S2 से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो फिर मैं पाथ्स का डिफरेंस ले सकता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या करना चाहिए ये जज करने के लिए कि भाई यहाँ कौन कितनी मर्तबा मिनिमा आएगा। तो मुझे नजर आ रहा है यार ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल 90 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ये बन जाएगा लेट्स से मेरा हाइपोटेन्यूस, और किसी को भी बेस बना लेता हूँ, किसी को भी परपेंडिकुलर, क्या फर्क पड़ना है, पाइथागोरस थ्योरम तो आराम से अप्लाई होगा। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस चाहिए, ये 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का अंडर रूट मारेंगे तो अराउंड 128 के लगभग वैल्यू आ रही है, 128.0624 करके कुछ। तो इफ दिस इज 128 तो बेटा पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास 128 माइनस 100। दोनों पाथ्स में जो फर्क है जो वेव ने ट्रैवल किया वो निकालिए, क्योंकि एक वेव ऐसे आई होगी डायरेक्ट S1 से और एक वेव ऐसे आई होगी डायरेक्ट S2 से। तो एक का डिस्टेंस 100 है और अगले का 128। हमने लगाया भाई पार्ट डिफरेंस इक्वल है, ये आ रहा है 28 सेंटीमीटर्स। अगर मीटर में कहूं तो डिवाइड बाय 100 कर देता हूं, क्योंकि यार ऐसा यूनिट में चलता है भाई तमाम मामला। तो एन लेमडा हो गया भाई 0.28, मतलब पार्ट डिफरेंस आपका 0.28 के बराबर। अब देखना यह है कि भाई कितनी मर्तबा हमको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलनी है जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं 1000 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज। अच्छा भाई, मेरे पास इसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका है जिससे मुझे ना बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिली। मैं बताता हूँ क्या तरीका। मैंने लगाया V इक्वल्स एफ लैम्डा दोनों सिचुएशंस। स्पीड थी 330, फ्रीक्वेंसी थी 1000, तो मैंने वेवलेंथ ढूंढ ली। ऐसे ही यहाँ पे स्पीड थी 330, फ्रीक्वेंसी थी 4000, तो मैंने वेवलेंथ ढूंढ ली। इफ आई गो विद दैट, अच्छा इसको सॉल्व करने के ना कई तरीके, टू बी ऑनेस्ट। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं, मुझे ये तरीका थोड़ा मुनासिब लगता है। थोड़ा सिंपल रहता है मामला, इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो भाई 0.33 मीटर्स एक आ गया और 0.08
25 meters एक आ गया, यानी आई फिगर्ड आउट कि मेरी वेवलेंथ चेंज हो रही है यहां से यहां, स्टार्टिंग है एंड एंडिंग है। अब देखना यह है कि भाई जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की उस दौरान कितनी मर्तबा इस पॉइंट पे n की वैल्यू 0.5 से आई। लेट मी शो यू हाउ एम आई गोना डू दैट। मैंने ये फॉर्मूला लिखा 0.28 इक्वल्स n लैम्डा और शुरू। मैंने ये कहा कि भाई अगर n की वैल्यू 0.5 होती है, क्योंकि देखिए हमें पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए the values of n should be in 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 इस तरीके से ना for destructive interference to happen। मैं क्या कर रहा हूं, I'm trying to put the values of n and find out the value of lambdas। तो मैं एक आपको करके दिखाता हूं कि भाई if n was 0.5 then lambda would be how much। let me show you how I figured it out। यहां से I figured out the wavelength 0.28 divided by 0.5, this is 0.56 meters। This is going to be the first wavelength जिस पर आपको उस पॉइंट m पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि 0.5 से छोटा तो खैर n हो नहीं सकता ना, तो 0.56 मीटर्स पे आपको वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलनी है जब n होगा 0.5 के बराबर। नाउ मेरे बच्चे I'm going to repeat the same thing and what I'm going to do is I'm going to put the n as 1.5 ये काम आप अपने कैलकुलेटर्स पे कर लीजिएगा। मैं इसको डिटेल में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा प्रॉपर्ली इसको फिगर आउट कर सकें, ताकि बाद में भी अगर आप इसको रेफर करें तो मसला एंड में मैं पूरे प्रोसेस को एक रिकैप दूं। 1.5 लैम्डा यहां से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी कि भाई 1.5 का पार्ट डिफरेंस आएगा जब ये है 0.187 मीटर्स। अब देखिए यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन करवाना शुरू। Your wavelength is in between 0.33 meters and 0.0825 meters। Here frequency wavelength was changed from 0.33 to 0.082। तो पहली दफा मिनिमा आपको मिलेगा जब आपके पास वेवलेंथ 0.56 मीटर्स होगी, which is beyond the range। 0.56 meters is beyond the range। n equals 0.5। उसके बाद तुमने n equals 1.5 वाला निकाल दिया, that is at 0.187 and it's coming within the range। कि जब वेवलेंथ 0.187 मीटर्स की होगी तब आपको एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो आई जस्ट फिगर आउट कि हाँ यार एक मर्तबा तो मिनिमम मिल ही जाएगा व्हेन आई विल बी चेंजिंग द वेवलेंथ 0.533 और उसे मैं कम करता हुआ जा रहा हूँ 0.0825 तक। तो पहली मर्तबा मुझे मिनिमम मिलेगा जब वेवलेंथ मैं करूंगा 1.187 मीटर्स। इसी तरीके से n equals 2.5 अगर मैं ट्राई 0.28 2.5 का n यहां से लैम्डा निकाल लेता हूं। लैम्डा आ रहा है भाई 0.112 मीटर्स। ये भी आपको ऑब्जर्व होगा क्योंकि आपकी वेवलेंथ वैरी करते हुए इतनी होगी। स्टिल विद इन रेंज 0.112 when n is 2.5।
इसी तरह if n की वैल्यू है 3.5, तो मैंने 0.28 इक्वल्स टू n रखा 3.5 और लैम्डा निकाला। दिस बिकम 0.08, ये बाहर निकल गया मेरे रेंज। दिस इज आउट ऑफ रेंज। आपकी वेवलेंथ 0.0825 पे आके चेंज होना रुक गई। दिस वाज द एंड ऑफ योर वेरिएशन। तो यू नीड अ 0.08 मीटर्स की वेवलेंथ फॉर अनदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों, you got a destructive interference twice during your variation। एक मर्तबा जब आपकी वेवलेंथ 0.187 मीटर्स थी, और अगली मर्तबा जब आपकी वेवलेंथ 0.112 मीटर्स। तो कितनी मर्तबा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली? वो है 2। क्योंकि 0.5 वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको जिस वेवलेंथ मिलेगा दैट वाज 0.56। आपने वो वेवलेंथ भेजी ही नहीं थी कभी। आपकी वेरिएशन 0.33 से शुरू हुई है और 0.0825 पे एंड हुई है। और ऐसे ही n इक्वल 3.5 वाली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आपको अचीव नहीं हुई होगी, क्योंकि आपने वेवलेंथ की वेरिएशन 0.0825 पर एंड कर दी। 0.08 उसके और छोटी वेवलेंथ है, यू नेवर रीच्ड ओवर। तो यहां पे there were two destructive interferences that you achieved while varying the frequency। एक बार इस वेवलेंथ पे और एक बार इस वेवलेंथ पे, इसलिए हमने नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आंसर दिया 2। तो आप इस तरीके से वर्किंग करो। मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता हूं पहले जो मैंने किया, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि और क्या तरीका हो सकता था इस सवाल को हल करने का। तो देखिए, मैंने ये प्रोसेस किया कि मैंने सबसे पहले पाथ डिफरेंस को फिगर आउट किया, जिसमें मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ा था। पाथ डिफरेंस मेरा 28 सेंटीमीटर यानी 0.28 मीटर्स आया था। फिर मैंने सोचा कि भाई इफ ही इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस और द टू सोर्सेज आर वाइब्रेटिंग इन फेज, तो जो सेट ऑफ रूल्स मैं अप्लाई करूंगा वो यही होंगे भाई। एन की वैल्यू अगर होल नंबर्स में आए तो कंस्ट्रक्टिव, और एन की वैल्यूज अगर 0.5 में आए तो डिस्ट्रक्टिव। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई एंड प्लंज इन सम वैल्यूज ऑफ एन एंड सी कि कौन कौन सी वेवलेंथ पे हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकती थी। तो आई ट्राइड आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्मॉलेस्ट वन जो कि 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5, 3.5, and I figured out the wavelengths at which I would have achieved a destructive interference. But I had to check कि भाई I was changing the frequency from 1000 hertz to 4000 hertz. It basically means मैंने wavelength निकाल के देखा कि I was changing the wavelength from 0.33 to 0.0825. अब इसके बीच में अगर कोई वेवलेंथ आ रही है तो इट मींस कि भाई वो वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको ऑब्जर्व हुआ, और अगर कोई इससे बियॉन्ड रेंज में आ रही है तो उसका मतलब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सके। तो when I figured out, I saw that there were two such wavelengths which lie between the range of your variation। बाकी जो दो थी वो आपकी रेंज से बाहर जानी थी, मतलब यू नेवर सेंट दैट वेवलेंथ। तुम्हारी 4000 हर्ट्ज पे आके फ्रीक्वेंसी तुमने वेरिएशन रोक दी उसकी। So this was the last wavelength you sent, 0.0825. You never sent a wavelength smaller than that. So you cannot achieve a destructive interference of 0.08 meters वाला, यानी n equal 3.5 वाला destructive interference तुमको नहीं नसीब। You got n equals 1.5 and n equals 2. So you got two destructive interferences, you have two minimums. Therefore, your number is now 2. For someone else who would have tried this question in a different way, उसने क्या किया हुआ हो सकता था कि he would have put the values of lambda, and उसके बाद उसने वर्किंग की। I mean, I just gonna like solve it over here for you guys so that you can know what I mean. तो मेरे बच्चे 0.28 equals n lambda का फॉर्मूला था
वो क्या कर सकता था, वो बोलता बॉस लैम्डा 0.33 अगर मैं रखूं, मेरा एन कितना आएगा, तो 0.28 डिवाइडेड बाय 0.33 अगर मैं करूं तो मेरा एन आ रहा है 0.85। और ऐसे ही वो ये भी रख के देता कि भाई अगर सर एन की वैल्यू 0.0825 में रखूं, उस वक्त एन की क्या वैल्यू आ रही है, तो 0.28 0 पॉइंट डिवाइड बाय 0.0825 किया हमने, तो इट्स 3.4। अब 0.85 से, यानी एन की वैल्यू 0.85 से लेके एन की वैल्यू 3.4 के बीच में 0.5 वाली जो वैल्यूज आई होगी, 0.5 वाली वैल्यूज, एक आई होगी एन इक्वल्स 1.5 और एक आई होगी एन इक्वल्स 2.5। मतलब इस वेरिएशन के दौरान दो मरतबा ऐसा हुआ होगा कि आपकी एन की वैल्यू 0.5 के ऑर्डर में होगी, 1.5 वाली होती है और एक 2.5। ठीक है, तो आपको पता चल गया भाई कितनी मरतबा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई भाई, दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो मिनिमम आपको मिले होंगे इस दौरान। तो दिस वन इज आर रिलेटिवली शॉर्ट वर्ड, सही ना 0.5 वाली आप अचीव कर सके होगे क्योंकि योर वेरिएशन स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 0.85 एंड एंडेड एट 3.4, तो 0.5 वाला तो तुमने अचीव ही नहीं किया। और इसी तरह से 3.5 वाला भी आपने अचीव किया। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सेव सम टाइम एंड solve the same question in a lesser duration and you would have definitely got the same marks, no issues। मैं वो टेक्निक इसलिए अडॉप्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लाइक लेटिंग यू के भाई मैं से सॉल्व करता, इट वाज एक्चुअली टू टीच यू समथिंग एज वेल। मैंने उस टेक्निक के थ्रू ये भी बता दिया तुमको कि वो कौन सी वेवलेंथ थी जिस पर तुम्हें वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली। इससे मैंने अभी तक ये नहीं निकाला कि वो कौन सी वेवलेंथ थी, तो मैं असल में वो टेक्निक इसलिए अडॉप्ट कर रहा था कि मैं आपको बेसिकली उसकी वेरिएशन को समझा सकूं, बट दिस इज हाउ द वैल्यू वैरीज। नाउ लेट मी गो टू योर क्वेश्चंस एंड सी व्हाट यू गाइस हैव आस्क्ड। उसमें बहुत सारे सवालों के आपके तो जवाब आपको मिल भी गए होंगे। कवल आई एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है, वैल्यूज आ रही हैं, तो आफ्टर एवरी मिनिमम द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। जाहिर बेटा हम एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं और उस दौरान अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, यानी एक का दो फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही जिसपे हमें उस जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही। अगर नंबर ऑफ मैक्सिमा लिखा होता तो बिल्कुल हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चेक अप्लाई कर रहे होते और मैं ये देखता कि मेरे पास एन की वैल्यू होल नंबर में कितनी मरतबा आई। लाइक 0.85 था अगर यहाँ पे, तो एक एन इक्वल्स 1, एक एन इक्वल्स 2, एक एन इक्वल्स 3, तो आई वुड हैव गॉट लाइक 3 मिनिमम्स, तो 3 मैक्सिमम्स एंड 2 मिनिमम्स ओवर देयर। मुझे 3 मरतबा उस जगह पे मैक्सिमा भी मिला। बिल्कुल हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे थे। हाँ, ये वाला मेथड में सब बिल्कुल, अगर बहुत बड़ी रेंज आती तो टाइम कंज्यूमिंग होता, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज भी सिखा। वहां उसका सिखाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि आपको एक पैटर्न दिखा दूं उस चीज का। लेमडा की वैल्यू 0.33 कैसे आई थी मनाहिर, यू माइट हैव मिस्ड बेटा, बट दिस वाज हाउ you figured out the lambda. You put the values of frequencies that were given in your question and you move forward. ठीक है भाई, चलो, let's move forward then from here. We have got a next question. This question is of May June 13, paper 21. Question कहता है भाई, state three conditions required for maxima to be formed in an interference pattern produced by two sources of microwaves. Yes, that's where I'm going to send this file. Three conditions for maxima to be formed in an interference pattern. By maxima is a constructive interference
तो आप कह सकते हैं what difference between the waves should be n lambda when n equals to 0, 1, 2, 3, so on and so forth. Phase difference between the waves must be 0 at point of interference. ऐसे ही waves must be coherent. You can even say waves must have the same frequency. चार बातें आप लिख सकते थे यहाँ पे for a constructive interference to actually happen. Equal amplitude common is not mandatory. क्योंकि कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है ना, इट्स नॉट अबाउट डिस्ट्रक्टिव जिसके लिए आप बोला एम्पलीट्यूड्स शुड बी इक्वल. They'll still add up with one another, you'll have a good constructive interference either way. वो complete destructive interference है जिसके लिए आपको चाहिए होता है कि इक्वल एम्पलीट्यूड. उसके बाद एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, कहता है भाई माइक्रोवेव सोर्स एमिट्स माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज. यस जमाल, यू कैन राइट सेम, लेकिन इसने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इट्स माइक्रोवेव ना, तो यू डोंट नीड टू मेंशन सेम टाइप्स ऑफ. Now they say कि भाई microwave source emits microwaves of frequency 12 gigahertz, show that the wavelength of the microwave is 0.025 meters. ठीक है. देखिए v equals f lambda का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, where v is going to be the speed of light, which is 3 exponent 8, और frequency is going to be 12 gigahertz. Giga is 10 की power 12. Sorry, 9. My bad. And lambda is something that we gotta figure out. तो यहाँ पे it's gonna be 3 exponent 8 upon 12 exponent 9. तो it proves कि भाई ठीक है 0.025 meters. अच्छा, कोहेरेंस होना जरूरी होती है इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए. लेट मी टेल यू, टू फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न कोहेरेंस इज मस्ट. कोहेरेंस का मतलब ये है वेव्स का दरमियान का जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट रहे. आई एम नॉट सेइंग कि फेज डिफरेंस जीरो, आई एम सेइंग कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे. It actually means कि अगर दो waves बना रहे हो, you need to make sure that their difference remains the same. And now he takes you to a better part of this question. कहता है two slits S1 and S2 are placed in front of the microwave source M, described in B as shown in figure 5.1. The distances S1O and S2O are equal. ठीक है भाई, O is the actually midpoint. यहाँ पे यकीनन constructive interference हो रही होगी. The microwave detector is moved from O to P. The distance S1P is 0.75, S2P is 0.90. कहता है the microwave detector gives the maximum reading at O. State the variation in the readings on the microwave detector as it is moved slowly along the line from O to P. O से P तक जाने में वेरिएशन इन द रीडिंग्स आपको कहा जा रहा है कि बताइए. और 3 मार्क का सवाल है. तो देखिए यू जस्ट फिगर आउट द वेवलेंथ अभी थोड़ी देर पहले ना. आई वुड से भाई पार्ट डिफरेंस अप्लाई करें. पार्ट डिफरेंस इक्वल्स n lambda. It's 0.9 minus 0.75. Lambda is 0.025. From here you can figure out the value of n.
0.9 minus 0.5 divided by 0.025 and R is 6. N equals 6 का मतलब ये है P पे you would have had the 6th order maximum क्योंकि it's a question sort of the double slit experiment. अपने पास यहाँ पे 6th order maximum आपको मिल रहा है. तो भाई अगर आप रीडिंग को उठाना शुरू करें डिटेक्टर को from O to P, तो you would actually detect 7 maximums including the one at O. O को मिलाते हुए you will be detecting 7 maximums over there. क्योंकि it was be of n equals 0, n equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maximums and 6 minimums in between. आपको एक interference pattern मिलेगा of alternate maximas and minimums comprising of 7 maximas and 6 minimums in between. And we all know कि भाई they will be of equal gap and all जैसे double slit experiment के अंदर होता है. I'll say कि भाई alternate maxima and minima will be detected from O to P there will be 7 maximals including the one at O and 6 minimals in between O and P. अच्छा अब यहां पे ये चीज आपके पास कह लो कि एक पूरे पैटर्न में बनते हैं. पार्ट डी में वो आपसे कहते हैं कि the microwave source M is replaced by a source of coherent light. State 2 changes that must be made to the slits in figure 5.1 in order to observe an interference pattern. जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे थे एक माइक्रोवेव के साथ, वो एक्सपेरिमेंट इस बार रिपीट किया जा रहा है विद विजिबल लाइट. विजिबल लाइट का मसला ये है कि आपके पास इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है. इट इज वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ. तो सबसे पहला आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको स्लिट का साइज छोटा करना पड़ेगा. आपको जो है वो स्लिट का साइज छोटा करना पड़ेगा क्योंकि द इश्यू इज विथ स्मॉलर वेवलेंथ्स you need a smaller slit otherwise वो डिफ्रैक्ट ही नहीं होगी. आपके पास जो पहले वाली वेव थी उसकी वेवलेंथ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर थी, तो आपने लगभग उसी के बराबर का स्लिट बनाया. अब आप अगर कलर पे जा रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ नैनोमीटर में होती है भाई. तो द स्लिट साइज हैज टू बी रिड्यूस्ड. सबसे पहला चेंज आपको ये करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग रिड्यूस द गैप, नॉट सेइंग रिड्यूस द गैप. देखो ये मसला था पहले. द स्लिट्स वर प्रीटी लार्ज, देयर वाज ह्यूज गैप्स जहां से माइक्रोवेव जाके डिफ्रैक्ट हो. नाउ यू नीड टू क्लोज डाउन दोज गैप्स, मेक देम स्मॉल, मेक देम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आप मेंशन करोगे the slit size must be smaller to match light's wavelength. दूसरा मसला, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी हो गई है ना, तो x इंतहाई कम हो जाएगा फॉर द सेम कंडीशन. वही d और वही a रखोगे तो x इतना कम हो जाएगा
कि आपके पास प्रॉब्लम ये है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं दिखेगा बेटा। आपके जो ब्राइट ब्राइट स्पॉट्स हैं लाइट के, वो इतने क्लोज हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई पैटर्न नहीं है, बस एक लाइट का एक शेड आ रहा है। थोड़ा एक्स को बड़ा रखने के लिए, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में डिफरेंस रखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ए को भी कम करें ताकि एक्स बढ़े। मतलब ना तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको स्लिट के साइजेस को छोटा करना है, आपने उनको करीब भी लाना है बेटा। यू नीड टू ब्रिंग देम क्लोजर। ये जो ए हुआ करता था, आपको ये ए डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो वेवलेंथ की वजह से इफेक्ट आया है आपके एक्स के ऊपर, स्पॉट्स के दरमियान के गैप के ऊपर, वो इफेक्ट खत्म हो, आपका स्पॉट थोड़ा सा दूर हो एक दूसरे से, ताकि आप उसके दरमियान की डार्क फ्रिंज को देख सकें। तो यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्लिट सेपरेशन। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला इन सब दो बातों का? उसने कहा कि माइक्रोवेव सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ कोहेरेंट लाइट। हमने लाइट के वर्ड को देख लिया, हमने बोला अच्छा माइक्रोवेव की जगह अब लाइट इस्तेमाल हो। माइक्रोवेव जिसकी वेवलेंथ लगभग सेंटीमीटर्स में थी, अब एक लाइट आ गई है जिसकी वेवलेंथ लगभग नैनोमीटर। तो यहां से मैं अंदाजा हुआ कोहेरेंट का वर्ड तो उसने इसलिए यूज कर दिया ताकि आपको पता हो कि भाई यू कैन स्टिल मेक अ पैटर्न आउट, आप एक पैटर्न बना सकते हो। When it was the light that triggered me, ओके वेवलेंथ बहुत छोटी हो गई। तो हमारा लैम्डा इन शॉर्ट, इस पूरे जुमले का मतलब है हमारा लैम्डा डिक्रीज हो। तो वो बोला था भाई व्हाट चेंजेस मस्ट बी मेड टू द स्लिट्स इन फिगर 7 ने बात कही थी कि भाई स्लिट्स पे क्या चेंज लेकर। तो मसला ये है कि भाई स्लिट्स में चेंज लाने के लिए अब स्लिट्स की बात करनी पड़ेगी। हालांकि फॉर्मूले में डी भी था, लेकिन डी के चेंज का जिक्र नहीं कर सकते, उसका जिक्र करना इस वक्त गलत हो जाएगा। हालांकि डी से भी आप काम अचीव कर पाओगे, लेकिन तो बोले स्लिट से बताओ क्या चाहिए। तो स्लिट्स में दो ही बातें हैं, स्लिट का साइज और स्लिट का स्पेस। कितना छोटा स्लिट बनाना है आपने और उनमें गैप कितना रखना है। ए वॉज द गैप बिटवीन द स्लिट्स। बोलेंगे भाई वेवलेंथ कम होने की वजह से एक्स कम हो गया, तो आप ए को कम कीजिए ताकि एक्स बढ़े। एन स्लिट को थोड़ा छोटा बनाइए, माइक्रोवेव के लिए बहुत बड़ी स्लिट थी, लाइट के लिए इतनी बड़ी स्लिट यूज नहीं हो सकती। लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, वो इतने बड़े स्लिट में तो गुजर जाएगी, डिफ्रैक्शन का डी भी नहीं होगा उसके साथ। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ यहाँ पे। crust and वो crust और amplitude are not necessarily equal, बिल्कुल। can we write same type of waves, ये वाली बात डिस्कस हो गई थी। थर्ड पॉइंट प्लीज, थर्ड पॉइंट अली मुजम्मिल। थर्ड पॉइंट में हमने कोहेरेंस का जिक्र किया था, एंड आई टोल्ड यू कोहेरेंस का मतलब क्या होता था। अच्छा हाँ, आप ठीक है, तुम्हारा रिप्लाई तो आ गया था कि कोहेरेंस के अंदर यू गॉट लाइक कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये नहीं था कि आपके पास जीरो डिफरेंस हो फेजेस का। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये था कि वेव्स शुड बी ऑलवेज इक्वली स्पेस्ड, अगर वह है तो उनकी वाइब्रेशंस हमेशा इक्वल डिफरेंट होनी चाहिए। और पता है कोहेरेंस अचीव करने का एक ही रास्ता, वो रास्ता ये है कि यूज वन सोर्स। जब एक सोर्स इस्तेमाल करोगे ना तभी तुम्हें कोहेरेंस हासिल हो सकती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब एक ही सोर्स होगी ना तो दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स एक जैसी होगी, एक जैसी फ्रीक्वेंसी की, सही, एक जैसा फेज डिफरेंस होगा उनका। अगर तू अलग अलग सोर्सेज इस्तेमाल करता तो कोहेरेंस नहीं आता, कि अगर किसी एक सोर्स पे भी जरा सा भी फ्लक्चुएशन आया तो फेज खराब हो जाता है। बाकी एन की वैल्यूज के बारे में आई फिगर्ड आउट यूजिंग द फैक्ट कि भाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस you need to have an k value of whole numbers in order for constructive interference to happen. यहाँ पे हाँ एक बात और लिख सकते हो जो तुम्हारे आंसर को थोड़ा और सॉलिडिफाई करेगी कि भाई सोर्सेज वाइब्रेटिंग इन फेज, ताकि n की वैल्यू का पॉइंट यानी 0 1 2 3 होना
जस्टिफाई हो जाए। हुदैफा सगीर, वाह क्या बात है। आप बल्कि तुमने जो सवाल पूछे क्यों ये वाले, क्योंकि मैंने तो जवाब दे दिया था इसका। एंड थोड़ा सा इसका तरीका ये होता है कि यू रेज योर हैंड अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन निकल गया। तो जैसे फहद का एक सवाल है, हाउ डिड यू फिगर आउट एन की वैल्यू। फहद, अभी आपके सवाल का जवाब हो ही गया। माइक्रोवेव डिटेक्टर किस चीज की रीडिंग दे रहा है। माइक्रोवेव डिटेक्टर ये बता रहा है कि उस जगह पे माइक्रोवेव की इंटेंसिटी ज्यादा है या कम। उम्मीद आपको ये वाली बात अगर समझनी थी तो इसमें हमने ये किया था कि हमने वेवलेंथ रख के एन की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि इस पॉइंट पी पे एन कितना आ रहा है। तो एन जब मुझे पता लगा 6 आ रहा है तो इसका मतलब मुझे दो बातों का एहसास हुआ कि भाई पॉइंट पी पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी क्योंकि एन की वैल्यू होल नंबर है। इसमें मैं ये वाली बात भी लिख देता हूँ भाई, मैक्सिमा विल बी एट पी। मैक्सिमा विल बी डिटेक्टेड एट पी। ठीक है, क्योंकि एन 6 आया था, होल नंबर में आया था और दोनों सोर्सेस कोहेरेंट थी। इस बात का अंदाजा मुझे यहां से हुआ कि भाई दे ऑल बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम सोर्स। तो S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव भी आपस में कोहेरेंट वेव्स हैं। इसीलिए हमें पता है कि भाई देयर सोर्सेज आर वाइब्रेटिंग इन फेज और n इक्वल्स टू होल नंबर वाला रूल लगेगा इसमें। तो हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि भाई देयर विल बी 7 मैक्सिमल्स। 7 इस तरीके से कि एक n इक्वल 0 वाला, फिर n इक्वल्स 1 वाला, फिर 2 वाला, 3, 4, 5 और 6। तो ये कुल मिला के 7 स्पॉट्स हो गए या 7 मैक्सिमल्स हो गए और हर दो के बीच में एक मिनिमा है। तो आपके पास 6 मिनिमस। ए अब्दुल राफे, आई टोल्ड यू कि स्लिट सेपरेशन को कहा जाता था। और आपके क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को क्वेश्चन के एंड पे दिए जाएंगे। तो यू व्हेन यू सेड अ क्वेश्चन यू होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन आई गो। अमान, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। Sad coherent waves mean waves which have a constant phase difference. That is, they are always vibrating on an equal difference एक दूसरे से, and this is only possible when the waves have the same frequency. हाँ, उसमें कभी बार एप्रेटस बनाना पड़ता है। जाहिर ए इसलिए ज्यादा चाहिए, ए जाहिर ज्यादा नहीं चाहिए था, कम चाहिए था। असल में जब तुमने वेवलेंथ गिराई ना तो उससे एक्स कम हो गया, यानी आपके लाइट के स्पॉट्स इतने करीब होंगे कि आपको पता भी नहीं चल रहा। आपको ए की वैल्यू को कम करना पड़ेगा ताकि एक्स बढ़े, स्पॉट्स थोड़े दूर दूर जाए एक दूसरे से। आई जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि माइक्रोवेव डिटेक्टर किस चीज की रीडिंग देता है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोवेव डिटेक्टर बेसिकली माइक्रोवेव की इंटेंसिटी को मेजर कर रहा होता था, ये मैंने बताया था उस वक्त। और जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी बेसिकली वो मैक्सिमा वाली जगह होगी, और जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी वो मिनिमम वाली जगह होगी। इस क्वेश्चन का रेफरेंस ईयर मई जून 16 पेपर 21 है। मई जून 16 पेपर 21। Well, I believe kinematics. It's moving forward now. Question says the variation with time of the displacement y of a wave x as it passes a point P is shown in figure 5.1. और यहाँ पे the thing goes like कि भाई intensity of the wave I is x, ठीक है भाई, intensity is x और wave x is I, sorry, उल्टा रीड कर दिया।
Use figure 5.1 to determine the frequency of x. Now that's a pretty simple question, to be honest. If you want to find out the frequency, you have got the time period. See, clearly over here, it's 4 milliseconds. So frequency is 1 over time period. 1 over 4 exponent minus 3. This gives us 1004. It's a 250 hertz. उसके बाद वो क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई a second wave z of the same frequency as wave x also passes point P. Wave z has an intensity of 2i. ठीक है. Phase difference between the two waves is 90. All right. On figure 5.1, we are supposed to sketch the variation with time of the displacement y of wave z. हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वो स्केच कर, इंटेंसिटी डबल की गई है और फेज डिफरेंस 90 की है. टू शो यू वर्किंग कर देते. इंटेंसिटी डबल होने से हमें पता है एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो, और हम जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर. तो अगर पहले वाली वेव की इंटेंसिटी थी आई और उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी 2, तो 2 स्क्वायर. नई वाली वेव की इंटेंसिटी 2i है, तो उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी भाई लेट से x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, प्रोपोर्शनलिटी आपको याद होनी चाहिए. तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2i डिवाइडेड बाय i. यहाँ पे i से i हुआ कैंसिल, x बन गया आपका 8, और उस पे अब आप लगाएंगे स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 8 इट्स 2.8. ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है. फिर कहते हैं भाई कि फेज डिफरेंस भी है 90 डिग्री. मतलब जो वेव बनेगी वो यही नहीं बन जाएगी, थोड़ा सा आप उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करें. 90 डिग्री का डिफरेंस देना है. अब 90 डिग्री का डिफरेंस देने के लिए मैं उसको कितना आगे लेके जाऊं या कितना पीछे लेकर आऊं, इसके लिए मुझे थोड़ी सी ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. कैलकुलेशंस मैं ऐसे कर रहा हूं कि भाई मेरी वन होल वेव 4 मिलीसेकंड में पूरी हुई थी और 360 डिग्रीज का एंगल हुआ था इसका कंप्लीट, व्हिच बेसिकली मींस कि 360 डिग्रीज 4 सेकंड्स में कंप्लीट हुई, मिलीसेकंड्स. तो अगर 360 डिग्रीज 4 मिलीसेकंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं तो 90 डिग्रीज कितने सेकंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं. आपको बताया था ना मैंने कि यूनिटरी मेथड से आप बहुत सारे सवाल सॉल्व. x आया 1 सेंटीमीटर, मतलब योर वेव इज गोइंग टू बी 1 मिलीसेकंड ट्रांसलेटेड. 1 मिलीसेकंड वो ट्रांसलेटेड. अब वो 1 मिलीसेकंड आगे भी बना सकते हो आप, वो 1 मिलीसेकंड आप पीछे भी बना सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू. मैं बहरहाल इसको आगे की तरफ बना. देखिए ये टेक्निक इसलिए सिखाई मैंने आपको कि अगर 90 के अलावा कोई और एंगल भी आता, लाइक 60 या 30 या 45 कुछ भी, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने अपने पॉइंट्स को कितना आगे मूव कर. तो मैं क्या करता हूं भाई, आई एम गोना मूव एवरी पॉइंट 1 मिलीसेकंड्स अहेड. हर पॉइंट 1 मिलीसेकंड आगे जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का डिफरेंस देना है. ये 1 मिलीसेकंड आगे आगे, इस तरह मैं सारे पॉइंट्स पहले मार्क कर देता हूं. उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, हम इनको ट्रांसलेट कर. ये भी 1 मिलीसेकंड आगे गया, ये वाला पॉइंट भी 1 मिलीसेकंड्स आगे गया, ये वाला पॉइंट भी 1 मिलीसेकंड्स आगे गया. इवन दिस पॉइंट आल्सो मूव 1 मिलीसेकंड. इन सब चीजों के बाद अब बारी एम्पलीट्यूड की. तो उसमें देखिए आपने एम्पलीट्यूड निकाल लिया था 2.8 सेंटीमीटर. अब 2.8 सेंटीमीटर के लिए
आप अपने वेव के क्रेस्ट और ट्रफ को 2.8 पे ले जाइए। ये आपका 0,0 पे होगा एक कोऑर्डिनेट। और क्यों होगा? क्योंकि देखो बेटा, ये ग्राफ पीछे से कहीं से स्टार्ट हुआ हुआ होता ना। 1 सेंटीमीटर अगर आगे है इसका मीन, तो 1 सेंटीमीटर पीछे भी होगा, या 1 मिली सेकेंड। तो ये वाला कोऑर्डिनेट 90 डिग्री डिफरेंस पे आगे आ जाएगा, वो इस जगह पे मौजूद होगा मीन पे। ये बना दिया मैंने। एंड नाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ स्मूथ कर्व। ये चीज ऐसी बनेगी आपकी कि every point is translated by 1 milliseconds, और amplitude is now from 2 to 2.8। अब यहाँ पे मैं पहले आपके इसके कुछ क्वेश्चंस देख लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। अक्टूबर नवंबर 2015 मैं निशा देख लूंगा उस चीज को अभी। खुजैमा ये तो आपको दिख गया होगा इसके अंदर, 1 मिली सेकेंड हो गया। बिल्कुल बेटा हसन, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। एक्स क्यों निकाला? तो पता कैसे चलेगा कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए ना। 90 डिग्री का मतलब मैं वेव को कितना आगे लेके जाऊँ? हाउ वुड आई नो? आई नीड टू कैलकुलेट दैट ना, तो आई डिड इट। कोई मसला नहीं है ज़ाहिर, फर्स्ट ट्राई में नहीं बनता, उसको स्मूथ हैंड से बनाओ और लाइट पेंसिल से बनाओ, ताकि अगर इरेज भी करना पड़े तो इरेज कर सको। आयन एम्पलीट्यूड के लिए आई यूज द प्रोपोर्शनैलिटी इंटेंसिटी वाली। यू नीड टू रिमेंबर दैट कि इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर पहले वाली वेव की इंटेंसिटी आई थी और उसका एम्पलीट्यूड था 2, तो जब इंटेंसिटी 2 आई हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? तो मैंने यूनिटरी मेथड लगा के उसको फाइंड आउट कर लिया। Whoever go for the positives. I can show you the working again, but I'm showing you the working. It can translate backward, Hassan. I just said, okay, and you had two options. Either you translate the way forward or backward. It was up to you. सही, तो मेरे लिए the forward translation was much more convenient, और मैंने वो कर दिया। जी बेटा जाहिर, बिल्कुल। Just drop me a text when you need. एग्जाम में ग्राफ पेंसिल से कर सकते हैं, एग्जाम में ग्राफ पेंसिल से ही करते हैं। 0 मिली सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ से आया कि आपके जब हर पॉइंट ने 1 मिली सेकेंड आगे मूव किया, तो ये क्रेस्ट के पीछे जो मीन पॉइंट होगा वो भी 1 मिली सेकेंड पीछे ही होगा। जब वो आया तो वो 0 पे आ गया। P2 से बिल्कुल शुरू। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला part। इसको करके फिर नमाज का ब्रेक लेते। क्वेश्चन कहता है डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted from a laser. The separation of the slit is 0.45 mm. The fringes are viewed on the screen at a distance d from the double slit. ठीक है, it's a simple double slit question. कहता है भाई the fringes with x is measured at different values of d, and the variation with d of x is actually shown in the graph. आपसे बोला जा रहा है use the gradient of the line to determine the wavelength of the laser. वेवलेंथ चाहिए आपको। एक्स और डी का ग्राफ देखिए, अगर आपसे वेवलेंथ पूछी जा रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्स इक्वल्स लैम्डा डी ओवर ए, ग्रेडियंट है किसके बारे में? तो देखिए, अगर मैं लैम्डा अपॉन ए को एक साथ लिखूं और डी को अलग करके लिख लूं, बस डी हैव बीन प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, और कंपेयर करूं अपने ग्राफ को लीनियर फंक्शन से y इक्वल्स mx प्लस c, तो विद x on the y axis and d on the x axis मेरा ग्रेडियंट लैम्डा ओवर ए के बराबर।
मेरा gradient lambda over a के बराबर, so I can find out the gradient multiplied by a and find out the value of lambda. A मुझको given है, the slit separation 0.45 mm. So what I'm going to do right now is I'm going to put the value of gradient over here, pick two good coordinates and solve. So bhai, a coordinate for me is, let's say, this one. It's a fine coordinate, chalega. And ek ye wala. The coordinates are 1.75 on the x, 2.4 on the y, और इसी तरह से 2.9 on the x and 4 on the y. तो भाई it's 4 minus 2.4, लेकिन याद रहे ये मिलीमीटर्स में है. Over x2 minus x1, it's 2.9 minus 1.75 equals lambda over a is 0.45. Again milli में है तो 10 के power minus. From here, all you've got to do is do the maths. Once you have done the math, आपका काम आसान हो जाएगा. 4 minus 2.4 times 10 की power minus 3 upon 2.9 minus 1.75 into 2.45 exponent minus 3. भाई मेरे पास वैल्यू आ रही है 6.26 exponent minus 7 meters. उसने मुझसे नैनो मांगा था, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में it's 630 nanometers, क्योंकि you would move the decimal 2 decimal places ahead. ये 626 exponent minus 9 हो जाएगा, minus 9 is nano, तो ये बन जाएगा 626 nanometer. और टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखें तो 630 nanometers. तो यहां से you figured out the wavelength of the laser. उसके बाद they say the separation of the slits is increased. State and explain the effects, if any, on the graph of figure 5.3. सेपरेशन बढ़ाई गई है मींस a इंक्रीज किया गया है. फॉर्मूला कहता है x is lambda d upon a. तो अगर आप a बढ़ाते हैं तो x कम हो जाता है. It means कि for every value of d you will be getting a smaller value of x. It means the gradient of the graph will decrease. तो मैं ये लिखूंगा, पहले मैंने स्टेट कर दिया, gradient of the graph will decrease. The value of x will be smaller. But what I want is you guys to go one step ahead. Like what if examiner would have said that I have doubled the value. So ये नहीं बोलता increase. What if he said a doubled? तो देखिए उस सिचुएशन के अंदर if you double the a, so your x will get half. You double the a, your x will get half. x half कैसे होगा भाई? Your two coordinates जो आपने सेलेक्ट किए थे, d पे जिनका जो x आ रहा होगा इस बार वो x आधा होगा. If it's 2.4 right now, it's gonna be 1.2.
Similarly, if it's 4 right now, it's gonna be 2. Your a doubled, your x halves. So you've got the 2 coordinates which you need in order to draw a line. क्योंकि line बनाने के लिए हमें चाहिए 2 coordinates होते हैं. And now you join them using a smooth line. ये आपकी line of best fit बन गई. तो यहाँ पे फर्क ऐसा था कि इसमें स्लिट सेपरेशन ए थी, इसमें स्लिट सेपरेशन 2a थी. The line is less steep and हमने स्केच भी कर दिया जो कि एग्जामिनर ने पूछा नहीं था, but we went an extra mile for that. Now let me take your questions. ठीक है बेटा ज़ाहिर. We did questions, Nabia. This is a third question. 630 nanometer, Abdullah. Okay, so you could take D on to the other side. So it becomes X over D and equals to lambda over A. Yes, Ali, I could have done that too. Superposition के questions, probably आते हैं क्योंकि तो waves में है क्या, ये तो है. A is not the amplitude, Iman. A is the slit separation, beta. The formula was x equals lambda d upon A. और इसमें A is not your amplitude, A is the separation between the two slits. ये double slit का question. Nisa, not today. Saad Hassan, you could have done that too. इसमें कोई issue नहीं. You could have done that too. No issues in that. You need to be very careful about the, like, you can say, the coordinate. The coordinates are clear, तो हो जाता काम, मसला नहीं होता. These were your calculations. हमने थोड़ी देर पहले. So we're gonna take a short break of like 5 to 8 minutes. So we're gonna take a break of like 10 minutes for Asar, and then we'll resume the class. All right. The next question that we have is of May June 16, paper 22. May June 16, paper 22. The question starts off with a very simple definition. By light of a single wavelength is incident on diffraction grating. Explain the part played by diffraction and interference in the production of first order maximum by the diffraction grating. The part played by diffraction and the part played by interference. The diffraction के अंदर हम ये कहेंगे when the light spreads out, as it passes through the slit, and interference में हम ये कहेंगे the very light rays की diffraction grating है तो coming from different slits meet at a point and overlap with the path difference equals to 1 lambda. Hence, a constructive interference occurs. Reference here is May June 16, paper 22.
Why did I mention about the constructive interference? Because they were talking about the first order maximum. इसीलिए I even talked about the part difference equals 1 lambda. जो first order maximum है तो वहां लाजिम बात है n equals 1 वाला constructive interference हुआ होगा. When it says the diffraction grating illustrated in figure 5.1 is used with light of wavelength 486 nanometers. The order of the maximum produced are shown on the screen. Angle between the two second order maxima is 59.4. Calculate the number of lines per mm of the grating. Number of lines per millimeter आपको determine करना. It's pretty simple, obviously. Okay, you all know the formula. It's n lambda equal to d sine theta. Your first task is to split the angle into two halves. Okay, theta is actually the angle between the 0 and the nth order. तो सबसे पहले हमने 59.4 को divide by 2 किया तो it is 29.7. तो I'll put 2 in place of n. Lambda की जगह I'll be putting 486 exponent minus 9. Theta के अंदर I will be putting up 29.7. If I solve it, 2 into 486 exponent minus 9 divided by sine 29.7, this becomes d as 1.96 exponent minus 6 meters. Now that's not what he needs. He needs the number of lines per millimeter. 1 millimeter में कितने lines हो? तो आप ये कह सकते हो कि भाई 1.96 exponent minus 16 meters में अगर एक लाइन है, क्योंकि d is actually the length or should I say the width of one line ना, वो लाइन आपको मैंने बताया भी था कि भाई दो स्लिट्स के बीच में जो ये लाइन आ रही होती है इसको रेफर कर रहे होते हैं हम. एंड इसी तरीके से आप अगर कहोगे भाई 1 मिलीमीटर 1 मिली इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर्स, इसमें कितनी लाइंस आएंगी भाई? x लाइंस आएंगी. तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.96 एक्सपोनेंट माइनस 6. तो भाई ये बन जाता है 1 exponent minus 3 divided by answer. It's around 510 lines per millimeter. 510 lines per millimeter आ रही है हमारे पास. इस पे हमसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए भाई? एंगल को डिवाइड क्यों? अच्छा ठीक है, यू नो लाइंस मतलब जाहिर लाइंस वर एक्चुअली द कह लो कि सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स. तो ये बेसिकली मैंने डायग्राम में दिखाया भी था कि भाई एक स्लिट आता है, फिर एक लाइन आती है ऐसी चौड़ी सी वाइड स्लिट कह लो एक तरह से. फिर ये सॉलिड जो है ना, दीज आर द लाइंस एंड द एम्प्टी स्पेसेस आर एक्चुअली द स्लिट्स. तो एक स्लिट और दूसरे स्लिट के बीच में ये गेट अ लाइन. इस लाइन की लेंथ आप निकाल लेते हो जिसको हम डी कह रहे हैं. Huzaifah Saghir, you divide the angle by 2 because your angle was between the two second order maximas. जबकि जब angle formula में रखते हैं, it is the angle between the 0 and the second order maximum. Number of lines हमने ऐसे obtain किया कि हमने unitary method apply किया. हमें जो d given था, ये जो d हासिल हुआ हमें, it was the length of one line. See, ये दो स्लिट्स के बीच में जो कैविटी है उसको आप लाइन कह रहे हैं. तो हमें ये पता चल गया कि भाई दिस इज द विड्थ ऑफ वन लाइन. तो अगर 1 मिलीमीटर में देखा जाए तो हाउ मेनी लाइंस विल देयर बी? बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया. Let's move on to the next one. The questions is of October November 2017, paper 23. Fahad, refer to the lectures beta. I think you would have forgotten. I have just repeated two times right now. Okay, what a line is.
just to give you the last point of view. आपके दो स्लिट्स के बीच में एक गैप होता है. That gap is basically called the line. Between the two slit, ये जो dashed मैं बना रहा हूँ, it's actually a line between the two slits. एक स्लिट ये रही, एक स्लिट ये रही, और इसके गैप को आप डी बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं द लेंथ ऑफ वन लाइन. सफा बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? This is within the grading, yes. बिल्कुल बेटा सफा, ए एंड डी आर द सेम. डबल स्लिट के अंदर आप उसे ए बोलते थे, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग में आप उसे डी कह रहे हैं. अच्छा, the question starts off with a very simple statement. Says that by reference to the direction of propagation of energy, explain what is meant by a longitudinal wave. हम describe करते हैं भाई इसमें waves in which direction of vibration of molecules is parallel the direction of energy transfer. अब वो कहते हैं a current horn emits a sound of frequency 800 hertz. And we have a microphone and a CRO that is used to analyze the sound wave. The waveform displayed on the screen of the CRO is shown. Determine the time-based settings in seconds per centimeter. Time-based settings is कि भाई एक बॉक्स पे कितना टाइम रिप्रेजेंट होगा. तो देखो इस काम के लिए मैं एक बात ऑब्जर्व कर गया हूं कि भाई one whole wave was actually formed in 12.5 centimeters. One whole wave was formed in 12.5 centimeters. The frequency of sound was 800 hertz. So what I did, I tried to figure out कि भाई कितना टाइम लगा होगा इस चीज. Because एक वेव की बात हो रही है, तो I applied the formula of frequency upon time period. ठीक है. And even अगर आप चाहते तो you can have gone like ऐसा दो waves बनी हैं हमारे पास in 25 centimeters के अंदर. 12.5 बोलो, sorry, 2.5. से आप कह सकते हो दो वेव्स हमारे पास बनी है 5 सेंटीमीटर्स में. That would have mean the same thing, but so frequency is 800 hertz, 1 over time period. If I tell you the value of time period, it's 1 upon 800. It's 0.00125 seconds. Now, ये जो टाइम हुआ है 0.00125 seconds, ये टाइम स्पैन कंप्लीट हुआ है 2.5 सेंटीमीटर. It's the time for one wave now. मेरी एक वेव जो बनी है in 2.5 centimeters, like 1, 2 and 2.5. तो बेटा I can use a unitary method to tell you कि 1 सेंटीमीटर में कितने सेकंड्स. Saying कि भाई अगर 2.5 सेंटीमीटर्स में you got 0.00125 seconds, तो बेटा 1 सेंटीमीटर में you'll be getting x seconds. You cross multiply and the value is
5.0 exponent minus 4 seconds per centimeter. क्या प्रोसीजर था? हमने ये देखा कि हमारी एक वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही थी, फ्रीक्वेंसी को यूज करके हमने उसका टाइम पीरियड फिगर आउट कर लिया. Once you know the value of time period, now all you had to do was apply unitary method. ये कहते हुए कि भाई 2.5 सेंटीमीटर्स में इतना टाइम स्पैन आया है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना टाइम स्पैन है, क्योंकि टाइम बेस्ड सेटिंग्स होता ही यही है कि 1 सेंटीमीटर कितने सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर. आप यूनिट से भी पहचान सकते थे, वैसे तो इतना अक्लमंद तो आप हैं ही. उसके बाद भी कहते हैं कि भाई the intensity of the sound at a distance of r from the car horn in B is given by the expression I equals to k upon r squared. ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं भाई intensity and distance का square are inversely proportional, and I taught you हमेशा कि whenever two quantities are inverse, their product is always constant. So I1 r1 square should be equals to I2 r2 square. अच्छा, तो x और y दो पॉइंट्स हैं, एक 120 मीटर्स दूर है, एक 30 मीटर्स दूर है. कहता है कि an observer stands at point O. Initially the car is parked at a point X, which is 120 meters away from the point O. The car then moves directly towards the observer and stops at point Y, a distance of 30 meters from O. The car horn continuously emits sound when the car is moving between points X and Y. Okay. The sound wave at point O has an amplitude of AX when the car is at X, and the intensity and the amplitude of AY when the car is at Y. Calculate the ratio of AY upon AX. अब बच्चा, we know one thing, amplitude का रेशियो मांग रहे हैं. आपको शायद याद होगा, हमने आपको कंक्लूजन करवाई थी इस चीज की कि intensity and amplitude square are directly proportional, but intensity and R square are inversely proportional. So you might remember मैंने कहा था कि you can compare amplitude and distance together as well. So it was like A square equals K upon R square. A square R square equals a constant. तो आपको शायद याद होगा, I taught you कि यार you can write it as A1 R1 equals to A2 R2. क्योंकि स्क्वायर तो कॉमन है ना, वो तो दोनों तरफ ले लूंगा, स्क्वायर रूट पर कैंसिल हो जाएगा. मतलब अगर मैं इसको A1 स्क्वायर R1 स्क्वायर इक्वल्स टू A2 स्क्वायर R2 स्क्वायर लिखता तो इट वुड मीन द सेम. स्क्वायर रूट लेता हूँ, उसको खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि R वाज द डिस्टेंस, जैसे इसमें उन्होंने बताया कि R is the distance from the car horn to the observer. अब यहाँ पे अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ Y और एम्पलीट्यूड ऑफ X का रेशियो चाहिए, AY ओवर AX, आप करेंगे RX ओवर RY of the ratio. X का डिस्टेंस 30 था, Y का 120 था. 30 over 120 is 1 over 4. आपका रेशियो 1:4 या 1 over 4 का हो गया. Then they say, when the car is parked at X, the frequency of the sound from the horn that is detected by the observer is 800 Hz. As the car moves from X to Y, the maximum change in the detected frequency is 16 Hz. ठीक है, 16 Hz ज्यादा सुनाई दी गई होगी आपको फ्रीक्वेंसी, क्योंकि Y X से Y आ रहा है ना, तो अप्रोच का सिनेरियो है, आपको तो पता ही है. Oh, my bad. Sorry. It's 120 over 30. I just misread the value. It's 120 over 30. ठीक है बेटा. It's 4/1. Thank you for the correction.
तो भाई ये सवाल है जिसमें द कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी क्वेश्चन है अप्रोच का, और इसमें से मुझे डॉपलर इफेक्ट की वाइब आ रही है। इसका फॉर्मूला v अपॉन v प्लस माइनस वी एस। अब आपको याद होगा अप्रोच में हम लगाते थे माइनस साइन, क्योंकि मैंने कहा था अप्रोच में डिस्टेंस माइनस हो रहा है, तो आप भी माइनस लगा दीजिए, टाइम्स द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो 800 हर्ट्ज है। हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं उसमें कहते हैं द मैक्सिमम चेंज इज 16 हर्ट्ज, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज एक्स्ट्रा आपको सुनाई दी गई होगी। अप्रोच में वैसे ही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हायर होती है। 800 तो एक्चुअल थी, 16 हर्ट्ज का चेंज मिला था आपको, यानी 816 हर्ट्ज आप सुन रहे हो। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे देते हैं और कहते हैं मिनिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड डिटेक्ट जो हुई है वो बताइएगा, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड के लिए देखिए, आप फ्रीक्वेंसी की बातें चल रही है, वेवलेंथ वो पूछ रहा है, तो v इक्वल्स एफ लेमडा आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो साउंड की स्पीड है 330 से, फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करते हो तो मिनिमम वेवलेंथ तब होगी जब आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमने 816 हर्ट्ज तो बना लिया। यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर मिनिमम वेवलेंथ 30 ओवर 816। दिस इज 0.40। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले थे भाई उसने, तो हमें मजबूरन 0.40 लिखना है। उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ आपको v इक्वल्स एफ लैम्डा लगा। हाँ, यहां कह रहे थे मैक्सिमम स्पीड ऑफ, टॉप स्पीड चाहिए। अब आएगा डॉपलर्स का फॉर्म, तो मैं यहां से उठाता हूं डॉपलर्स का फॉर्मूला, या मैंने किया पेस्ट। माय ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 816 बेटा, एक्चुअल इज 800। v was the speed of sound 330 upon 330 minus vs, और vs आपको चाहिए स्पीड ऑफ द सोर्स विच इज योर कार। तो भाई आप उसको चाहें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें, या आप थोड़ा तरीके से कर लें, 330 टाइम्स 800 ओवर 816, जो आंसर आए 330 में से उसे माइनस कर दें, दैट वुड गिव यू vs। I'm going to do it on a calculator. It gives me 6.4 meters per second. 6.47 है तो 6.5 है। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये वैल्यू हमारी हो गई। डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा बेटा, अप्रोच के अंदर हम माइनस करते हैं, क्योंकि अप्रोच में मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था ना, कि या तो इस तरह ध्यान में रख लो कि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो आप भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रिसीड में वो दूर जा रहा होता है, डिस्टेंस प्लस हो रहा होता है, तो आप भी प्लस करेंगे। दूसरा मैंने मैथ सिखाई थी कि भाई अप्रोच में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा मिलती है, अप्रोच में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा मिलती है, वो तभी मिल सकती है ज्यादा जब डिनोमिनेटर छोटा। Can you write wave motion instead of energy transfer? Jamal, it's better to go for energy transfer इस वक्त, क्योंकि उसने आपको propagation of energy के बारे में बोला था कि उनकी टर्म्स में बताइए। हम हमेशा वेव मोशन से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर ही प्रेफर करते हैं। इसका पार्ट भी है, इसका एक पार्ट रह गया मुझे लग रहा है कहीं। ये है मेन्यू 17 पेपर 22, एक मिनट देखिएगा जरा।
यहां से शुरू हुआ था सर। ये भी मैं जरा पेज कॉपी पेस्ट कर दूं। ऑलराइट, इसका रेफरेंस ईयर है मई जून 17, पेपर 22। मई जून 17, पेपर 22। शुरू करते हैं भाई इसको। क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है। हमसे कहता है कि भाई इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मे बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग लाइट इमिटिंग लेजर टू इल्यूमिनेट अ डबल स्लिट। ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाई द डबल स्लिट एक्ट्स एज टू सोर्सेज ऑफ लाइट। एक्सप्लेन द पार्ट प्लेड बाय डिफ्रैक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रिंजेस। डिफ्रैक्शन का क्या रोल है? तो भाई हम बताएंगे कि डिफ्रैक्शन का रोल ये था कि यहां से गुजरते हुए जो वेव है, इट वुड एक्चुअली स्प्रेड आउट, एंड डेफिनेटली स्प्रेड होने पे, but as someone raised your his hand, तो you can actually like send your question on the chat ताकि मैं उसको देख लूं। रेशियो वाला पार्ट वाला एक्सप्लेन कर। रेशियो वाले पार्ट में तो बेटा ये कहाँ गया, ये था ना। अब आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम योर लेक्चर्स। तो आपको याद होगा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट थी, और इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्स थी। तो हमने कंबाइन नहीं किया था इसको। और इस फॉर्मूले की डेरिवेशन का नहीं है, बेसिकली इस चीज का मार्क है, इस बात का। जब आप इसको कंबाइन करते थे एंड देन यू रिमूव द कांस्टेंट, टेक द स्क्वायर रूट, तो आपके पास ये रिलेशन आता था a1r1 इक्वल्स a2r2। बस ये जो यूनिटरी यानी रेशियो था, इसको आप यूज करके आंसर निकाल लेते। कहता है कि भाई द पार्ट प्लेड बाय डिफ्रैक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रिंजेस। तो यहाँ पे ड्यू टू डिफ्रैक्शन the wave spreads out as it passes through a slit. And overlap one another at different points. डिफ्रैक्शन का पर्पस ये था कि लाइट को स्प्रेड आउट कराए ताकि दोनों स्लिट्स से आने वाली लाइट रेज एक दूसरे से मुख्तलिफ जगहों पर इंटरफेयर कर सके। फिर कहते हैं द रीजन व्हाई अ डबल स्लिट इज यूज्ड रादर देन टू सेपरेट सोर्सेज ऑफ लाइट। डबल स्लिट क्यों यूज किया भाई? दो अलग अलग लाइट यूज कर लेते। पर्पस ये था उसका कि it was to ensure that the light coming were actually coherent with one another. If you would have used two different light sources now, they would not be coherent and interference will not occur. तो मैं कहूंगा it was to ensure that the waves, or should I say that the light coming from both slits were coherent. And now it says a laser emitting light of a sine wavelength is used to illuminate slits S1 and S2.
और वही पूरा एक सिनेरियो दिखाया जा रहा है. इंटरफेरेंस पैटर्न, you've got like 16 fringes. Wonderful. Separation of the slit is 0.48. I've got the value of A over here with me. कहता है the slits are 2.4 meters from AB. I have got the D with me over here. ये लिख देता हूँ यार. I have A, I've got D and 16 fringes, 36 mm का फासला. तो वेवलेंथ निकालने को बोल रहा है. तो 16 स्पॉट्स है तो गैप जो होंगे ना वो 15 होंगे. अब देखो इन दो के दरमियान का एक गैप x होता है. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, एक मिनट, ये ब्लैक से क्या है? दो फ्रिंजेस के दरमियान का गैप ना. तो अगर 16x सही तो मुझे गिनती अजीब से लग रही थी थोड़ी. तो आपको अगर x चाहिए तो 36 को आप डिवाइड करा दीजिएगा 16 से, आपको x मिल जाएगा 2.25 mm का एक x हो गया. लैम्डा चाहिए था, x equals lambda d upon a would do the work. It's 2.25 exponent minus 3. Lambda is to be figured out. D is 2.4 and the value of a is 0.48 exponent minus 3. यहां से लैम्डा निकाल. मेरी वेवलेंथ आ रही है 4.5 एक्सपोनेंट माइनस सॉर्ट ऑफ अ ब्लू कलर है अपने पास. ये हुआ कि उसने सब कुछ देके सिवाय एक्स को है ना थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया. बस वो एक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया कि मैं फिगर्ड आउट कि भाई कितने एक्स मेरे पास 36 mm के बराबर है. तो देयर वर 16 एक्सेस इन बिटवीन जो बराबर आ रहे थे. ठीक है भाई, इफ 16x is equals to 36 mm then 1x will be equals to 36 divided by 16. Fahad, it's better if you know okay, whether it's a blue or a red color because you are actually expected to remember the wavelengths of these colors, at least for the extreme ends ना. या रेड और ब्लू का तो आपको पता ही होना चाहिए. D and X में बहुत is a huge difference. D is the gap between the double slits and your screen, and X is the separation between your two fringes, two bright spots. फिर वो कहता है two dippers D1 and D2 are used to produce identical waves of on the surface of water. उन्होंने paths दिए हुए हैं and the wavelength is 1.6 centimeters. ये भी बता दिया है. Phase difference between the waves produced D1 and D2 is 0. It means sources in phase है. तो जो रेगुलर सेट ऑफ रूल्स है हम वही यूज करेंगे. State and explain what is observed at P. So by let us apply part difference equal and lambda. (11.2 minus 7.2 equals to n into 1.6. Yes, n आ जाएगा. If n is a whole number, it's maxima. If n is a 0.5, it's a minimum. It's a 0.55. 2.5 आया.
a minima is observed at P. सही है, that is we're going to have a destructive interference over there. हमने ये निकाल लिया और उसका रीजन दे दोगे भाई. With no amplitude of vibration. As path difference is equals to 2.5 lambdas. वहां पे मिनिमा मिलेगा, कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा वाइब्रेशन का, और उसका रीजन ये पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डास आया था. वे कहते हैं कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द आंसर टू सी पार्ट 1 if the apparatus is changed so that the phase difference between the waves of D1 and D2 is 180. अगर sources out of phase हो जाएंगे तो इस बार you'll have a constructive interference and now you will see a higher amplitude of vibration of water at that location. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, the waves will now be in phase at point P hence constructive interference occurs. The amplitude of vibration will be higher at P. See, इस बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और क्यों होगी? क्योंकि आपको शायद याद होगा मैंने सिखाया था पाथ डिफरेंस का जो रूल था कि भाई आप n की वैल्यू होल नंबर्स में आए तो कंस्ट्रक्टिव और 0.5 में आए तो डिस्ट्रक्टिव. वो कब था? जब आपकी सोर्सेज इन फेज वाइब्रेट. सोर्सेज, वेव नहीं, जब आपकी सोर्सेज इन फेज वाइब्रेट. और फिर मैंने लिखवाया था कि अगर सोर्सेज ही आउट ऑफ फेज हो, कि दोनों डिपर्स जो पानी पे ऑसिलेट कर रहे हैं, एक क्रस्ट बना रहा हो अगला ट्रफ बना रहा हो, तो आप रूल्स को फ्लिप कर दीजिए. विच मीन्स कि अगर n की वैल्यू 0.5 में आए तो अब आप उसको कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, और होल नंबर में आए तो अब आप उसको डिस्ट्रक्टिव कहेंगे. तो यहाँ यही हुआ था. उसने बोला भाई अगर D1 D2 के दरमियान में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता, यानी सोर्सेज अगर आउट ऑफ फेज होती, तो इट मींस n की वैल्यू जो आपको 0.5 में नजर आ रही है, उसका मतलब होता है कि इट्स नाउ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कोहेरेंस में जाहिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है. मैक्सिमा भी नहीं शाबान, मैक्सिमा ही ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वो इस चीज को चेंज कर रहा है. पहले सोर्सेज इन फेज थी यहाँ, तो वहां मिनिमा बन रहा है. वो कह रहा है अगर मैं अब सोर्सेज को आउट ऑफ फेज कर दूं तो क्या देखोगे? मैंने बोला भाई आप मिनिमा देखोगे, आप ओ मिनिमा बोलो मैक्सिमा देखोगे. सफा खाली मैक्सिमा नहीं लिख सकते ना, उसने बात असल में की है कि ऑब्जर्व क्या क्या इफेक्ट ऑन योर आंसर, आपका आंसर पे क्या इफेक्ट, थोड़ा सा उसको एम्पलीट्यूड के बारे में वगैरह से. और इसी तरह कहता है अगर D1 से इंटेंसिटी D2 से कम होती, ये देखो मैंने इसकी बातें जिक्र की थी आपके साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हुए, और मैंने लाइट कवर्ड यूज किया. तो जब मैंने लाइट कवर्ड यूज किया तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई अगर एक स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को मैं कम कर दूं, तो वहां प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो पाई. उसने भी यही कहा कि भाई द इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम D1 इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम D2. अगर इंटेंसिटी ऑफ वेव कम हो गई है तो व्हाट वुड इट मीन? इसका मतलब यह है कि भाई
no pure destructive interference occurs. And the water molecules will have a small vibration. तो आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन थोड़ा छोटा होगा. You will see some ripples over there. तो पिछले वाले पार्ट में मैंने हमसे पूछा गया था कि भाई आप ये बताइए कि अगर हम फेज डिफरेंस वेव्स में D1 और D2 में जो वेव्स थी, मतलब आपकी जो सोर्सेस थी, उनको आउट ऑफ फेज कर दें, तो हमने कहा था कि फिर पॉइंट P पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिल जाएगी, क्योंकि अगर यहां से क्रेस्ट बन रहा है और यहां से ट्रफ निकले, तो फिर यहां पे दोनों वेव्स के दरमियान में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए. पॉइंट P पे द वेव्स विल बी इन फेज. पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे द वेव्स विल बी इन फेज. They will perform a constructive interference and you would see some amplitude of vibration. पहले वाली सिचुएशन पर वो कहते हैं कि भाई इफ D1 D2 अभी भी इन फेज ही होते, पहले जैसे हालात होते, लेकिन एक से आने वाली इंटेंसिटी को आप कम कर देते, तो फिर ऐसे में you would still have a destructive interference. लेकिन the problem is that destructive interference will not be a pure destructive interference. Instead आपके पास कुछ एम्पलीट्यूड बाकी रह जाए. ठीक है भाई. तो बाकी क्वेश्चंस आई वुड से कि यू ट्राई योरसेल्फ, अपने एंड पे इसको कोशिश करना, एंड इफ क्वेरीज हो तो हम उसको अगली क्लास में देख लेंगे. दैट इज इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चीजों को आगे लेके चलेंगे भाई. ख्याल रखना अपना. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.